संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना तेज चमकता है। अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए, अपने प्रयासों को जारी रखिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है सामाजिक समस्याएं, जिसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज आप करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप पिछली क्लास में कर चुके हैं। आपका ये टॉपिक 3 है। इसके अलावा लगभग सभी टॉपिक्स के आप एमसीक्यू कर चुके हैं। आप कमेंट करके बताइएगा अगर कोई चैप्टर बचा हो या किसी चैप्टर के आपको और एमसीक्यू करने हैं तो वो भी आपको कराए जाएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका लक्ष्य अगर 70 प्लस है, तैयारी आपको 100% करनी होगी। उसके लिए हमारे चैनल पर आपको एक एक प्रश्न, एक एक सिलेबस का नोट्स बनवाए जा रहे हैं, कुछ गरिमा बैच के द्वारा और कुछ आपको मुफ्त में यूट्यूब पर। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं। उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू हो, आज का आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, डायरेक्ट तो आपके सिलेबस में नहीं लिखा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, लेकिन ये जो स्वास्थ्य वाला क्षेत्र है ये महिला एवं बाल विकास से भी संबंधित है। आपको स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी काफी कार्य करने होंगे, तो इसलिए यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन ए है आपका 2.5%, बी है 1.5%, सी है 3.0% और डी है आपका 1.08%। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कमेंट करके। इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको क्लास के अंत में बताऊंगा, तो पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यह सपना आपने देखा है तो इसे आप ही पूरा करेंगे और पूरा करने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज का 21वां प्रश्न है आपका, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है। बताइए
किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आपका संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी, डी है लागू की गई गरीबी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? तो ए ऑप्शन है आपका संपूर्ण गरीबी, बी है सापेक्षिक गरीबी, सी है सांस्कृतिक गरीबी और डी है आपका लागू की गई गरीबी। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, संपूर्ण गरीबी। क्लियर है आपको? संपूर्ण गरीबी में क्या होता है, व्यक्ति संपूर्ण रूप से गरीब होता है, ना तो वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाता है और ना ही शारीरिक जरूरतों का ख्याल रख पाता है। क्लियर है आपको? इसलिए उसे संपूर्ण गरीबी कहा गया है। सापेक्षिक गरीबी होती है तुलना की गई गरीबी, कि एक देश से दूसरे देश की तुलना की गई कि इस देश के लोग इस देश से कितने गरीब हैं या इस शहर के लोग इस शहर से कितने गरीब हैं। ये तुलनात्मक गरीबी होती है या सापेक्षिक गरीबी होती है। क्लियर है आपको? तो भारत या विकासशील देशों में या अविकसित देशों में संपूर्ण गरीबी होती है। क्लियर है आपको? और विकसित देशों में सापेक्षिक गरीबी होती है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। क्लियर है आपको? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति है। इस परिभाषा को 2-3 बार आप अच्छे से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा था कि भारत में कौन सी गरीबी है, किस प्रकार की गरीबी है, तो भारत में संपूर्ण गरीबी है। यह न केवल आय व बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर निर्भर करता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक संसाधनों की कमी, बी है आपका प्राकृतिक विपत्तियां, सी है कृषि का पिछड़ापन और डी है आपका यह सभी। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक विपत्तियां भी बहुत आती हैं, कभी भूकंप आते हैं, कभी सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक विपत्तियां हैं। भारत में वैसे तो भूकंप कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो काफी तगड़े आए। जैसे सुनामी आई थी एक बार 2003 में गुजरात में भूकंप की वजह से। क्लियर है आपको? तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। कृषि का पिछड़ापन ये सबसे बड़ा कारण है भारत में गरीबी का, लेकिन यहां पर भी अभी काफी सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। क्लियर है आपको? तो भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है: प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन, जनाधिक्य यानी कि अत्यधिक जनसंख्या होना, उच्च निरक्षरता तथा बेरोजगारी आदि। उच्च निरक्षरता मतलब पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारी मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया था। तो आपको बताना है नीचे ऑप्शन में से सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया था। ऑप्शन ए है आपका भ्रष्टाचार, बी है सांप्रदायिकता, सी है गरीबी, डी है साइबर अपराध। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया था। तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो सी ऑप्शन है, गरीबी रेखा को। क्लियर है आपको? आप में से काफी लोगों को यह पता होगा क्योंकि यह प्रश्न मैं कई बार आपको करवा चुका हूं। तो वर्ष 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा को परिभाषित किया था। गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के आकलन का उनका व्यापक योगदान है। ठीक है, यहां पर व्यापक योगदान होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। बताइए, जेंडर के यानी कि लिंग के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं कि आप इंग्लिश के शब्दों को भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, इंग्लिश के शब्द को ही
वहां पर लिख देता है। ठीक है, तो जेंडर विभाजन या जेंडर विपरीक्षण या जेंडर अनुपालन या उपरोक्त सभी। बताइए, जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 24 का डी ऑप्शन आपका सही है। लैंगिक विभाजन, लैंगिक विपरीक्षण, लैंगिक अनुपालन और या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। इसका संबंध पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों, व्यवहारों के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। क्लियर है आपको? पुरुषोचित मतलब पुरुष के अनुसार, स्त्रियोचित मतलब स्त्री के अनुसार, गुणों, व्यवहारों के तरीकों और भूमिकाओं आदि से है। जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण तथा जेंडर अनुपालन अति आवश्यक है। जेंडर का अर्थ यहां पर लिंग से है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है आपका आर्थिक व्यवस्था, बी है पारिवारिक व्यवस्था, सी है वैवाहिक व्यवस्था और डी है आपका कानूनी व्यवस्था। तो बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, कानूनी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, कानूनी व्यवस्था में कानून सबके लिए एक समान बनाए जाते हैं भारत में, तो भारत में ये देखने को नहीं मिलता है। इस्लामिक देशों में आपको ये देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत कम कानून है, बहुत कम अधिकार है वहाँ पर। लेकिन भारत में महिलाओं के पास बहुत अधिकार हैं, बहुत समानताएं दी गई हैं, कानून में बराबरी की बात की गई है। क्लियर है आपको? वैसे समाज में आपको काफ़ी अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन कानून के अनुसार महिलाओं को काफ़ी संरक्षण और समानता प्राप्त है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? आपको बताना है कि महिलाओं के प्रति जो होने वाली आपराधिक प्रकृति की को आपराधिक हिंसा या घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आपके ए राम आहूजा, बी है EH सदरलैंड, सी है DR टैपेट और डी है आपका CH कूले। तो बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? भारत में बहुत दुखद बात है, लगभग हर रोज अगर आप अखबार पलटेंगे तो अगर 10 मर्डर हुए होंगे उसमें से 7-8 हत्याएं महिलाओं की हुई होती हैं। ये काफी दुखद है। आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे होंगे कि कहीं काट कर फेंक दिया, कहीं पर गोली मार दी, कहीं पर सूटकेस में भर कर फेंक दिया। ये महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हैं, घरेलू हिंसा है या सामाजिक हिंसा है, कोई ना कोई इन्हीं प्रारूपों में हो रही होती है। इसके लिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। कानून बनाकर कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, लेकिन समाज को बदलने के लिए, उसकी सोच को बदलने के लिए एक व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। बगैर उस आंदोलन के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार नहीं बदलेगा, आप कितने भी कानून बना दें, दुनिया वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन कानून क्या होता है? एक प्रयास होता है, लेकिन शुरुआत हो चुकी होती है। अब क्या होता है? अब अपने हक के लिए लड़ना होता है। ठीक है, दूसरों के सहयोग से लड़ेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी, अकेले लड़ेंगे तो मुश्किलों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। 26, ठीक है, तो ये चीजें आपके जीवन में भी आएंगी जब आप नौकरी कर रहे होंगे, जब आप घर में रह रहे होंगे या जब आप यात्रा कर रहे होंगे। वहां पर आपको समझदारी से निर्णय लेने हैं कि रिजल्ट क्या होगा, कैसे इसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। हर चीज को पहले सोचना होगा कि जो अभी निर्णय ले रहे हैं इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जब तक आप हर चीज पर डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, आपके साथ धोखे होंगे, आपके साथ अपराध घटित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। क्लियर है आपको? तो हर चीज का आकलन करना बहुत आवश्यक है। प्रश्न है आपका, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा या सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है?
तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? राम आहूजा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति की आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण राम आहूजा ने किया है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, भ्रूण हत्याएं आदि शामिल है। क्लियर है आपको? तो ये सब किस में आती हैं? ये महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा में, आपराधिक हिंसा में और सामाजिक हिंसा में आती हैं। आपने देखा होगा दिल्ली का वो केस जिसमें श्रद्धा वालकर की हत्या की गई और उसमें 35 टुकड़ों में उसकी डेड बॉडी को फेंका गया फ्रिज में रखकर। तो वो व्यक्ति जो जिसने हत्याएं की हैं, जिस पर वो महिलाओं के पक्ष में सारी पोस्ट करता था फेसबुक पे, तो आप सिर्फ उसकी पोस्ट से, सोशल मीडिया के स्टेटस से किसी व्यक्ति के अंदर क्या चल सकता है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपको जब भी किसी व्यक्ति को समझना हो तो कोशिश करिए, ये देखिए कि वो आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कैसे व्यवहार कर रहा है। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी व्यक्ति को समझने का कि आपके सामने वो किसी दूसरे व्यक्ति की कितनी बुराई कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति की कितनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि समय बदलेगा तो वो आपकी भी उसी तरीके से बुराई कर सकता है, आपकी भी उसी तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? बताइए, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए है आपका 1975 में, बी है 1976 में, सी है 1978 में, डी है 1980 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 27 का जो सही आंसर है आपका वो बी है। क्लियर? आपको 1976 में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है? बताइए, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, बी है देश की विलासिता, सी है वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता और डी है आपकी अशिक्षा। तो बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण क्या है? तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो बी है। क्लियर है आपको? ठीक है, बी ऑप्शन नहीं, बी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यहां पर बी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर बी गलत लिख गया है, आप इसको ए कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में बढ़ते तलाक का कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है, जब वह पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रहती हैं। ठीक है, अब वो पहले की भांति मूक दर्शक नहीं रही हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी आवाज उठाती हैं। आर्थिक स्वावलंबन क्या होता है आप ये सोचिए। देखिए, आप जब अपने जरूरतों की जो अर्निंग है वो खुद करने लगते हैं, आप अपनी जरूरतें अपनी कमाई से पूरी करने लगे, तो क्या कहलाता है? वो आर्थिक स्वावलंबन कहलाता है। ठीक है, जब आपकी जरूरतें आप खुद पूरी कर पाएंगे, अपने जो आपकी अर्निंग है वो अच्छी खासी है जिससे आप अपना खर्चा स्वयं का उठा सकें, तो फिर आप किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही चीज है कि भारत में अब तलाक के कारण बढ़ रहे हैं। उनमें से एक कारण यह है, जरूरी नहीं कि हर तलाक का कारण यही हो, उनमें से एक कारण यह है कि महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर बी लिख गया है, इसको आप गलत कर लीजिएगा और ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बताइएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1988 में, बी है 1992 में, सी है 1993 में और डी है आपका 1995 में। तो बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था
महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है। बताइए कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था यानी कि जहां पर पिता की चलती है माता की नहीं चलती है, महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है। तो ऑप्शन ए है आपका सांस्कृतिक नारीवाद, बी है उदारवादी नारीवाद, सी है अतिवादी नारीवाद और डी है समाजवादी नारीवाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। ठीक है, अतिवादी नारीवाद। इसमें क्या होता है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक आंदोलन को महिलावाद या नारीवाद का नाम दिया गया। क्लियर है आपको कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों को अधिकार मिले और उसका समर्थन करने वाले जो सामाजिक आंदोलन बना उसको महिलावाद कहा गया या नारीवाद कहा गया। क्लियर है आपको? नारीवाद को मोटे रूप से 3 रूपों में व्याख्या की गई है। एक होता है उदारवादी, दूसरा होता है मार्क्सवादी और तीसरा है रेडिकल यानी कि अतिवादी। अब अतिवादी नारीवाद क्या होता है इसको समझते हैं। अतिवादी नारीवाद के अनुसार लिंग असमानता ना तो अज्ञान तथा स्वतंत्रता के अभाव के कारण है और ना ही पूंजीवाद के कारण है, अपितु यह तो पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण के सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। ये पुरुषों को ये जो सोच है अतिवादी नारीवाद ये क्या करती है, अपनी हर समस्या का जिम्मेदार पुरुषों को मानती है। क्लियर है आपको? इसीलिए इसे रेडिकल भी कहा गया। क्या कहा गया? रेडिकल यानी कि अतिवादी, अति करना, है ना। हर कोई तो आपके खिलाफ नहीं हो सकता है, हर पुरुष आपके खिलाफ नहीं है, यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए। हर महिला पुरुषों के खिलाफ नहीं है, हर पुरुष महिला के खिलाफ नहीं है, है ना। तो अगला प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बताइएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है आपका 2005 में, बी है 2003 में, सी है 2004 में और डी है 2006 में। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है 2004 में। क्लियर? आपको सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत देश के पिछड़े वर्ग और गांव में निवास करने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, महिला एवं स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है। जो एक योजना चलाई गई महिला एवं स्वयं सिद्धि योजना, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता प्रदान करना, बी है महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, सी ऑप्शन है महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना और डी ऑप्शन है आपका ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? महिला स्वयं सिद्धि योजना किससे संबंधित है? तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? वो सी ऑप्शन है। क्लियर है आपको? महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। तो इंदिरा गांधी महिला योजना के नाम से इसे 20 अगस्त 1995 में 200 विकास खंडों में प्रारंभ किया गया। बाद में इस योजना का नाम स्वयं सिद्धि योजना कर दिया गया। यह योजना महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु एक समन्वित परियोजना है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? बताइए, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन ए है आपका मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, बी है लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी विरत यानी कि ड्रॉप आउट दरों में कमी लाना, सी है लड़कियों को खेल एवं बाह्य कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना या डी है लड़कियों के पोषण परक अंतर्ग्रहण और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जननी सुरक्षा योजना यानी कि भारत सरकार की यह योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ
शुभारंभ किया गया था? तो 33 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको? मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना। तो जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना है। अगला प्रश्न है आपका, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? एक है गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति। बताइए, नारी मुक्ति के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो गृहस्थ भूमिका है महिलाओं की उसको समाप्त कर दिया जाए और परिवार को समाप्त कर दिया जाए, तो नारियां मुक्त हो जाएंगी। ये तो बहुत फूहड़ बात हो गई, लेकिन किसी विद्वान ने लिखी है तो आपको ये पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है आपको? A34 ऑप्शन ए है, 34 का बी है और 34 का सी है और 34 का ऑप्शन डी है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है, परिवार से ही जीवन में सबसे अधिक सम्मान मिलता है और ये परिवार को ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं, है ना? उस सोच को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन परिवार को समाप्त करना चाहते हैं। अब आपके सिलेबस में है तो आप ये पढ़ लीजिए। 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 34 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओकले ने ऐसा कहा था कि नारी मुक्ति के लिए गृहस्थ महिलाओं की भूमिका को समाप्त कर दिया जाए और परिवार को ही समाप्त कर दिया जाए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये कुछ किताबें हैं, उनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं। वैसे आपके सिलेबस में नहीं दी गई हैं, लेकिन एक किताब में ये प्रश्न था तो मुझे लगा कि आपको ये कराना चाहिए। महिलाएं और संघर्ष, संघमित्रा चौधरी। महिलाएं और नातेदारी, लीला दुबे। सी ऑप्शन है आपका लैंगिक असमानता और कानून, फ्लेतिया एग्नेस। और डी है लिंग और भूमि अधिकार, वंदना सिबा। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 35 का जो सुमेलित नहीं है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? लिंग और भूमि अधिकार वंदना सिवा ने नहीं लिखी है, ये लिखी है वीना अग्रवाल ने। क्लियर है आपको? डी आपका ऑप्शन सही है। यहां पर धीना नहीं होगा, यहां पर वीना होगा। ठीक है, वीना अग्रवाल ने। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है आपका 70वां, बी है 71वां, सी है 72वां और डी है आपका 73वां। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 73वां संविधान संशोधन। क्लियर है आपको? इसके द्वारा क्या किया गया था कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण दिया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1956, बी है 1961, सी है 1954 और डी है 1957। बताइए दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 1961 में। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह 1961 में पारित हुआ था। इस अधिनियम द्वारा दहेज लेना और देना दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। बाद में अधिनियम की कमियों को दूर करके दहेज रोक संशोधन कानून 1984 2 अक्टूबर 1985 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत दहेज लेने एवं देने की क्रिया पर 5 वर्ष की कैद और यहां पर एक जीरो ज्यादा हो गया, ठीक है, 15,000 होगा जुर्माना। 15,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? बताइए राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 1993, बी है 2001, सी है 2004 और डी है आपका 2007। तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 2007 में। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग वर्ष 2007 में अपना काम करना शुरू किया। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय संवैधानिक निकाय संसद के द्वारा एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यवहार अधिनियम निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1955 ईस्वी में,
बी है 1956 ईस्वी में, सी है 1958 ईस्वी में और डी है आपका 1961 ईस्वी में। तो 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 40 का आपका बी ऑप्शन सही है, 1956 ईस्वी में। क्लियर है आपको? तो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम निरोधक अधिनियम 1956 में पारित किया गया। विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भौड़े प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए महिलाओं का अश्लील चित्रण निवारण अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसमें दोषियों को 2,000 रुपए जुर्माना एवं 2 वर्ष तक कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1992 में किया गया और 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। यह लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया, तो वो वर्ष था 1975 का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए है आपका महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण, बी है आपका महिला विकास संबंधी नीति की समीक्षा, सी है महिला संबंधी नीतियों एवं कानूनों की समीक्षा और डी है यदि सूचना दी जाती है तो महिलाओं के प्रति भेदभाव की जांच करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग का नहीं है? तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, महिलाओं से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों का संग्रहण करना। यह महिला आयोग का कार्य नहीं है, यह आंकड़ों का संग्रहण नहीं करता है। क्लियर है आपको? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है मध्यकाल और डी है आधुनिक काल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? तो 42 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, मध्यकाल को। क्लियर है आपको? यहां पर क्या हुआ था, यहां पर विदेशों के आक्रमण बढ़ गए और वो स्त्रियों के साथ अब अमानवीय व्यवहार करने लगे। इसके लिए पर्दा प्रथा आया, बाल विवाह आया और धीरे धीरे ये कुरीतियों का नाम के रूप में बदल गया और महिलाओं पर ये अत्याचार के साधन बन गए। क्लियर है आपको? जो चीजें पहले सुरक्षा के लिए चलाई गई थी वो बाद में महिलाओं पर अत्याचार के साधन बन गए। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मध्यकालीन युग में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। इस युग में पर्दा प्रथा, बाल विवाह को बढ़ावा मिलना, विधवाओं का पुनर्विवाह समाप्त हो गया और सती प्रथा को बढ़ावा मिला, परंतु स्त्रियों को संपत्ति पर कुछ अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? बताइए, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु महिला नीति कब बनाई गई? ए ऑप्शन है 1996 में, बी है 2001 में, सी है 2008 में और डी है आपका 2013 में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 43 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 2001 में बनाई गई थी। क्लियर आपको? तब आपके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है आपका 1953 में, बी है सितंबर 1957 में, सी है अगस्त 1955 में और डी है सितंबर 1958 में। तो महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 44 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, अगस्त 1953 में की गई। क्लियर है आपको? तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से अगस्त 1953 ईस्वी में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? बताइए, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए है आपका 2011 में, बी है 2000, यहां पर 12 कर लीजिए, ठीक है, ऑप्शन 2 एक जैसे हो गए, और सी है आपका 2013 में और डी है आपका 2014 में। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्लियर है आपको? तो 45 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है,
2013 में आया था। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम वर्ष 2013 के अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई एक या अवांछनीय कार्य या व्यवहार हो सकते हैं। वो कौन से हैं? शारीरिक संपर्क और अग्रगमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना तथा लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। क्लियर है आपको? तो ये सारे कारण हो सकते हैं कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के। अगला प्रश्न है आपका, भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा कि भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन ए है आपका 1982 में, बी है 1971 में, सी है 1985 में और डी है आपका 1975 में। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 47 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 1971 में पारित किया गया था। क्लियर है आपको? आज का आपका प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य व्यय पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। ए ऑप्शन है आपका 2.5%, बी है 1.5%, सी है 3.0% और डी है आपका 1.08%। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो 2.5%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? तो नई राष्ट्रीय नीति स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार जन स्वास्थ्य पर व्यय पर जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका सामाजिक समस्याओं का महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं आपको पूरा मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए, ढीले मत पड़िएगा। कई बार क्या होता है कि आपके अच्छे नंबर आने लगते हैं मॉक टेस्ट में और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपके लिए थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। क्लियर है आपको? तो आपको बस लगातार पढ़ते रहना है और अपने आप को मजबूत करना है। क्लियर है आपको? तो फोकस बनाकर रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और आज कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने आज एक बार भी आपको नहीं बोला है ये करने को, लेकिन प्लीज अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कर लीजिएगा और लगातार बने रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you.